गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नया टॉपिक कल वाली क्लास से हमने स्टार्ट किया था। इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर समझ में आ जाए तो। हमने कल वाली क्लास में ये सीखा कि गुडविल का कैलकुलेशन, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे गुडविल डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखें, मतलब मॉनेटरी वैल्यू की बात करें, तो प्रॉफिट ही एक फैक्टर बचता है जिस पे गुडविल डिपेंडेंट है और इसीलिए हमारा बेस फिगर भी प्रॉफिट होगा। गुडविल का कैलकुलेशन हम कर क्यों रहे हैं? पार्टनर्स का ट्रांजैक्शन जो होना है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से जो शेयर खरीद रहा है उसका पेमेंट जो होना है, उसके लिए गुडविल का कैलकुलेशन किया जा रहा है। 3 मेथड्स का डिस्कशन हमने किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब डिटेल में डिस्कशन तो नहीं किया था, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि गुडविल के कैलकुलेशन के 3 तरीके हमारे कोर्स में हैं, जिसमें से शुरुआत करनी है हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कल एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा था, लेकिन अब अगर डिटेल में बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के डिस्कशन से पहले सबसे पहले हमको ये बात समझनी है कि जो प्रॉफिट हमको लेना है वो बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। कल वाली क्लास में भी मैंने ये बात बोली थी, लेकिन इस बात को वापस प्रॉपरली समझते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है तो इसी पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, इन जनरल होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है हर फर्म में हर साल। ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये पीएनएल अकाउंट में चला जाता है और पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। और ये जो नेट प्रॉफिट आता है, सपोज 1,70,000 रुपए नेट प्रॉफिट आया, तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आया है। मतलब कि कई ऐसे भी एडजस्टमेंट्स होंगे जो नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि जो रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, ऐसे भी आइटम्स इस नेट प्रॉफिट में शामिल हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाय, देखिए शुरुआत तो यहां पे होगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट से, उसके बाद हम सारी इनडायरेक्ट इनकम्स जो है वो पीएनएल अकाउंट में लिखते जाते हैं। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है 30,000 रुपीज। अब ये जो है 30,000 रुपए की हमने जमीन बेची, उस पे हमें प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए, और ये 30,000 रुपए भी हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया है। इससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। लेकिन अगर बात करें हम गुडविल के वैल्यूएशन की, तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमारा ये प्रॉफिट रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ऐसा आइटम शामिल है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, मतलब रिकरिंग नहीं है। रेगुलर बेसिस पे हमको इस जमीन के बेचने से प्रॉफिट नहीं होगा। अभी हो गया है, अब हो सकता है अगली जमीन जब बेचेंगे तब हमको प्रॉफिट होगा, और वो कब बेचेंगे ये हमको भी मालूम नहीं है। तो ऐसे केस में ये आइटम्स रिवर्स हो जाने चाहिए। मतलब 1,70,000 रुपए, अगर ये 30,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता तो यहाँ पे 140 होता। ये चीज सोच के देखिए जरा आप कि अगर 30,000 रुपए की इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गई होती तो आज हमारा प्रॉफिट जो होता वो 1,40,000 रुपए होता। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो है वो 140 है? हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट 170 ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो भी 170 ही हुआ होगा, मतलब सारे एडजस्टमेंट्स हुए होंगे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह जितने भी हमने पढ़े हैं। उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ गया होगा। मतलब ये कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी 170 ही गया होगा। लेकिन हमको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सही सही बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, और ये प्रॉफिट जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट तो है पर बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए हम इसमें से कुछ ऐसी इनकम्स हटा देंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हटा देंगे जो नॉन बिजनेस हैं। मतलब यहाँ पे जैसे ये नॉन बिजनेस आइटम है, इस इनकम को अगर हम हटाएंगे तो हम इसको माइनस कर देंगे। क्योंकि देखिए पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको नहीं बनाना है, हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा नेट प्रॉफिट 1,70,000 रुपए। उसके बाद बोला जाएगा कि हमने साल भर में एक जमीन बेची, उस पे हमको प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए। अब ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे इस 30,000 रुपए को इंक्लूड नहीं करना है तो इंक्लूड तो वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब होता है फाइनल प्रॉफिट, इसमें सारी चीजें शामिल हो गई हैं। तो ऐसे केस में अगर मुझे इस प्रॉफिट को एक्सक्लूड करना है तो मुझे इसको अलग से माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड,
30,000, या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं जो फिगर हमें माइनस करना होगा। ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इनकम्स का रिवर्सल करना होता है, एक्सपेंसेस का रिवर्सल जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे तो आपको उस एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा, और ये चीज हमको जरा कम समझ में आती है कि हम एक्सपेंसेस को ऐड क्यों कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड नहीं है, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड तो है ही, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए का लॉस है, इसीलिए डेबिट साइड आ रहा है, और ये लॉस जो है वो हमारा बिजनेस का रूटीन लॉस नहीं है, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे होने वाला लॉस नहीं है। ये बिल्डिंग हमने एक बार बेची है, अब न जाने कब बिल्डिंग बेचेंगे, तो ऐसे केस में इस लॉस को भी गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये जो 170 का नेट प्रॉफिट आया है, इसके कैलकुलेशन के टाइम पे क्या ये 10,000 रुपए का लॉस कंसिडर हो चुका है क्या? बिल्कुल कंसिडर हो चुका है, और एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड आ रहा है, तो यहां पे कंसिडर हो चुका है का मतलब ये है कि वो माइनस हो चुका है। इनकम की बात करूं अगर, तो कंसिडर हो चुका है मतलब वो प्लस हो गया है, वो प्लस हो गई है इनकम, एक्सपेंस माइनस हो चुका है। तो ऐसे केस में अगर अब हमको रिवर्सल करना पड़ेगा तो इनकम्स का रिवर्सल होगा माइनस करके, एक्सपेंसेस का रिवर्सल होगा प्लस करके। सोच के देखिए, अगर ये 10,000 रुपए का लॉस नहीं होता तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 170 की जगह 180 आता, और वो जो प्रॉफिट होता वो हमारे गुडविल के लिए रेलेवेंट था। हाँ, उसमें ये 30 का भी रिवर्सल करना पड़ता, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो अगर ये एक्सपेंस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता। तो इसीलिए हम यहां पे ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 10,000 रुपए। दो आइटम्स रिवर्स कर दिए हमने, एक इनकम का रिवर्सल इसीलिए माइनस किया, एक एक्सपेंस का रिवर्सल इसीलिए प्लस किया, तो फाइनली आ गया ये 1,50,000 रुपए। ये 150 क्या है? ये हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। नॉर्मल भी बोलूंगा मैं इसको और बिजनेस का प्रॉफिट भी बोलूंगा। क्यों नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोल रहा हूं? क्योंकि एबनॉर्मल आइटम्स का भी रिवर्सल होता है। एबनॉर्मल आइटम्स मतलब ये लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अपने आप में एक एबनॉर्मल आइटम है जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो रूटीन में नहीं होता है। बिजनेस प्रॉफिट इसीलिए बोलूंगा क्योंकि कई सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो होते तो नॉर्मल हैं, रूटीन में हैं, लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमने बैंक में एफडी कर रखी है फर्म के नाम की, और उस एफडी पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो एफडी का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आ रहा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। सपोज 5,000 रुपए है, तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन एफडी है, क्या ये इनकम हमको रूटीन में होती है क्या? बिल्कुल रूटीन में होती है। ये कोई एबनॉर्मल इनकम नहीं है, ये इंटेंशनल है, हमने फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में किया ही इसीलिए है ताकि हमको ये इनकम हो। लेकिन फिर भी ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, और हमको गुडविल के कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट नॉर्मल तो चाहिए ही चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट भी चाहिए। मतलब ये कि जो ऐसी इनकम्स हैं या फिर जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, हम उनको बाहर कर देंगे। और अगेन लॉजिक वही है, अगर इनकम को हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा, एक्सपेंस को हटाना है तो प्लस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब जब हम गुडविल के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं जो नेट प्रॉफिट से अलग है, तो ऐसे केस में जो भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे उसमें प्लस माइनस का ही खेल होगा। लेकिन कौन सा फिगर प्लस हो रहा है और कौन सा फिगर माइनस हो रहा है, इनका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको इस चैप्टर में मजा आएगा। और अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अगर कंफ्यूजन होता है तो इसी पॉइंट पे होता है। तो मैंने दो क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड किए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को हम क्लास में सॉल्व करके देखते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं उनको समझते भी जाएंगे और उनका एडजस्टमेंट भी देखते जाएंगे और गुडविल का कैलकुलेशन भी करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये जो एडजस्टमेंट्स की बात हम कर रहे हैं इनको भी हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले इस डिस्कशन को आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स।
अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ये बात अलग से नहीं लिखी हुई है कि जो हमें प्रॉफिट कंसिडर करना है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना है, ऐसे आइटम्स जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है उनको भी हटाना है, उनका भी रिवर्सल करना है। इसके बाद इसके बारे में अलग से नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और ऐसी बात कभी भी नहीं लिखी हुई होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है गुडविल का वैल्यूएशन, और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें खुद ही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेना होगा। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया जाएगा और हमें मतलब है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 15-16 का प्रॉफिट है 38,000, 16-17 का प्रॉफिट है 44,000, देन 54, 75, 90 एंड 1,14,000। तो कुल मिला के 6 सालों का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ था कि 5 सालों का एवरेज हमको करना है, तो फिर 6 सालों का प्रॉफिट क्यों गिवन है? 6 सालों का प्रॉफिट कंफ्यूजन के लिए गिवन है, हमें तो 5 सालों का प्रॉफिट ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन स्पेसिफाई कर दी गई है, इसीलिए 5 सालों का एवरेज लेंगे तो 1 साल को इग्नोर करना है। अब कौन से साल को इग्नोर करना है? सबसे पहला साल 15-16 38,000 जहां पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, इस ईयर को इग्नोर करना चाहिए कि जो लास्ट ईयर है 2021 जहां प्रॉफिट हुआ है 1,14,000 रुपए, उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां पे नहीं समझ पाए कि किस साल को हमें छोड़ देना है तो गुडविल की वैल्यू अलग आएगी। ध्यान रखिए जो लेटेस्ट ईयर है उसके फिगर्स जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है। 20-21 अभी अभी निकला है, उस साल में अगर प्रॉफिट हुआ होगा ज्यादा तो आगे भी ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं, और अगर हम उस ईयर को इग्नोर कर देंगे तो रियलिस्टिक फिगर नहीं आ पाएगा। देखिए वैसे भी गुडविल का एक्चुअल एक्यूरेट कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो हमको यही करनी चाहिए कि हम ऐसे फिगर्स ले जो रेलेवेंट हो। तो यहाँ पे 15-16 के फिगर्स से ज्यादा रेलेवेंट फिगर्स हैं 2021 के, तो हम जो पहला साल है उसे इग्नोर करेंगे, मतलब 2015-16 का प्रॉफिट हम देखेंगे ही नहीं। हम शुरुआत करेंगे 16-17 से, और 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। पूरा खेल इस एडिशनल इंफॉर्मेशन का ही है। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हटा दी जाए तो गुडविल का कैलकुलेशन 2 मार्क्स का हो जाएगा। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो अब स्टार्ट करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते भी जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे, लेकिन हमको सॉल्व किस तरह से करना है, मतलब फॉर्मेट कैसे बनाना है पहले वो देख लेते हैं। 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 5 कॉलम्स बना लेते हैं और एक कॉलम एक्स्ट्रा पर्टिकुलर्स का। पहला साल है 16-17, देन 2017-18, 2018-19, 19-20 एंड 2021। अब क्वेश्चन में ये जरूरी है क्या कि हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी ही? मैंने बोला ना, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है, क्वेश्चन इजी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर इस तरह से हर साल का एक कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपरली कैलकुलेशन करेंगे, सीधा सीधा टोटल लगाएंगे और फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि ईयर वाइज जो कॉलम्स बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट्स गिवन है, जो हर एक साल के प्रॉफिट में होने वाले हैं या किसी भी साल के प्रॉफिट में हो सकते हैं, हो सकता है किसी साल के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट ना हो, तो वो जो नेट प्रॉफिट होगा वो ही हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी हो जाएगा। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से। यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट 2016-17 का है 44,000, देन 17-18 54,000, 18-19 75, देन 19-20 का 90,000 और 2021 का है 1,14,000। अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19, मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए कोई एडजस्टमेंट गिवन है। क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड फॉर ₹92,000। लिखा हुआ है इस 18-19 के प्रॉफिट में
ऐसा प्रॉफिट भी शामिल है जो जमीन बेचने की वजह से हुआ है, और वो जमीन हमने 92,000 में बेची थी, उसकी कॉस्ट 80,000 रुपए है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि इस 75,000 में वो इंक्लूडेड है, तो उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इस कॉलम को नाम दे सकते हैं पर्टिकुलर्स। अब देखिए, जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में इसका एडजस्टमेंट होना है उसको छोड़ के बाकी जगह तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे 80,000 की जमीन जो है वो 92,000 में बेची है, तो 12,000 रुपए का प्रॉफिट यहां से रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12,000 रुपए माइनस किए। क्वेश्चन में 92 वैल्यू भी गिवन है, 80 भी वैल्यू गिवन है, पर हमने यहाँ 12,000 रुपए क्यों लिखा, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए पहली। दूसरी बात ये कि 12,000 रुपए तो लिखा, पर 12,000 रुपए को माइनस क्यों किया, ये तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है। तो ऐसे केस में ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो 75,000 है। तो ऐसे केस में हमारे P&L अकाउंट में ना तो जमीन की कॉस्ट गई होगी, ना ही जमीन की सेल वैल्यू गई होगी। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जमीन को बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ होगा वो गया होगा, इसीलिए रिवर्सल भी उसी का होना चाहिए। और अगर प्रॉफिट का रिवर्सल करना है तो प्रॉफिट को माइनस ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्सल कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस को रिवर्स करेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, इनकम्स को रिवर्स करेंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। अब फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। उसके बाद अच्छा, किसी भी पॉइंट का क्या एक ही जगह इफेक्ट होगा क्या, मतलब अगर ये 12,000 रुपए का रिवर्सल यहाँ पे हुआ तो हर पॉइंट एक ही जगह आएगा और किसी जगह नहीं आएगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यही तो हमको समझना है। कई बार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा ईयर्स को इफेक्ट करते हैं, कई बार ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक ही साल को इफेक्ट करेंगे। जैसे ये पॉइंट है, इसका इफेक्ट सिर्फ 18-19 पे हुआ और किसी साल में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। और हर एडजस्टमेंट का मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए, एक्चुअल रीजन समझ में आना चाहिए। देखिए, जैसे ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, इसके रिवर्सल का रीजन है ये एक एबनॉर्मल आइटम है। कई बार हम रिवर्सल करते हैं, कई बार हम एडजस्टमेंट करते हैं, जिसका रीजन होता है रेक्टिफिकेशन। हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं कि हम एबनॉर्मल आइटम्स को रिवर्स कर रहे हैं, कि हम नॉन बिजनेस आइटम्स को रिवर्स कर रहे हैं। ये बात एग्जैक्टली आपको पता होगी तो आपको इस ऐसे क्वेश्चंस करने में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को रिवर्स कर दिया हमने। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, A fire occurred in the premises of the firm on 28th Feb 2017, due to which goods costing rupees 3,500 and machine worth rupees 6,500 were destroyed. अब लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में कि एक आग लगी है, 28 फरवरी 2017 को वो आग लगी थी। अब 28 फरवरी 2017 एग्जैक्टली कौन से अकाउंटिंग ईयर में आता है ये आपको पता होना चाहिए। 17-18 भी हो सकता है, 16-17 भी हो सकता है। सोच के देखिए, फेब 2017 कौन से अकाउंटिंग ईयर में आएगा। ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 16 से, और खत्म होगा 31 मार्च 17 को, और फरवरी 2017 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा और उस दिन आग लगी है। अब आग लगने की वजह से नुकसान हो गया। अब वो नुकसान जो है इस प्रॉफिट की तरह एबनॉर्मल आइटम है। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो है ये एबनॉर्मल इनकम है, और ये जो लॉस हो रहा है सेकेंड पॉइंट में ये एबनॉर्मल लॉस है और इसका भी रिवर्सल होना चाहिए। यहां लिखेंगे लॉस बाय फायर। स्टॉक जल गया हमारा 3,500 का और मशीन जल गई 6,500 की, तो कुल मिला के 10,000 रुपए का लॉस हो गया। यहां लिखेंगे 10,000 और इस 10,000 को हम ऐड करेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो फिगर्स हमको माइनस करने हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे। तो अब समझ में आनी चाहिए ये बात कि हम 10,000 रुपए प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल इनकम नहीं, और हम एबनॉर्मल आइटम्स का रिवर्सल करते हैं। रेक्टिफिकेशन की जब बात होगी तो आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट अलग तरह से होगा, तो इसीलिए हर चीज का रिवर्सल या हर चीज का एडजस्टमेंट जो है
उसका एग्जैक्ट रीजन समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर हम एबनॉर्मल आइटम्स को रिवर्स कर रहे हैं तो इनकम्स को हम माइनस करेंगे, लॉसेस को प्लस कर देंगे। लेकिन कई बार हम रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं और रेक्टिफिकेशन के टाइम पे जो हमने पहले गलती की है उसको सुधार रहे होते हैं, तो एक्सपेंस को माइनस ही करेंगे। तो फिर हमको कंफ्यूजन होता है कि हमने तो हर चीज को रिवर्स करना सीखा था, अब अचानक से प्लस कैसे करने लग गए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि हम किसी भी आइटम का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रिवर्सल है कि रेक्टिफिकेशन है। ये चीज अगर समझ में आएगी तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2020 was found undervalued by ₹2000। क्लोजिंग स्टॉक 31st March 20 का अंडर वैल्यूड है। अब ये कोई गलती है या फिर ये कोई एबनॉर्मल आइटम है, ये हमको समझना है। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन अपने आप में बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक की बात क्यों बताई जा रही है हमको। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा फिगर है जो प्रॉफिट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ट्रेडिंग अकाउंट सोच के देखिए अपने दिमाग में, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड। अब लिखा हुआ है कि जो 31 मार्च 2020 को हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो अंडर वैल्यूड है। मतलब जितनी भी वैल्यू हमने उसकी शो की होगी वो 2000 रुपए से कम शो कर दी है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू 2000 रुपए ज्यादा है। अगर 40,000 रुपए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा तो उसकी वैल्यू एक्चुअल 42,000 है, गलती से हमने 40,000 लिख दिया है। 2000 अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि 2000 रुपए कम वैल्यू शो की गई है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 2000 रुपए ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये जो 1920 का प्रॉफिट है ये डिस्टर्ब हो गया हमारा, और यहाँ पे कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक नॉर्मल आइटम है, मतलब अब हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन। ये दोनों आइटम्स जो थे ये एबनॉर्मल आइटम्स थे और एबनॉर्मल आइटम्स का हम करते हैं रिवर्सल, और ये जो है ये रेक्टिफिकेशन है। तो देखिए एडजस्टमेंट्स जितने भी हम देखने वाले हैं उन सबको याद कर लें, या तो एक तरीका है, या तो दूसरा तरीका ये है कि हम हर चीज को समझें, हर चीज का लॉजिक समझें, ताकि ये चैप्टर हमको अच्छे से बने। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से एक ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बना होगा उसकी बात कर लेते हैं। 31 मार्च 2020 को हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिया हमने 40,000 रुपए सपोज। तो 40,000 रुपए की वजह से यहां पे प्रॉफिट सपोज जितना भी आया 1920 का प्रॉफिट है 90,000 रुपए। और भी आइटम्स रहे होंगे, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, सारे आइटम्स का फाइनल नेट फिगर जो आया वो 90,000 रुपए आया। लेकिन अब हमको पता चल रहा है 19-20 तो निकल गया, 20-21 भी निकल गया, और अब हमें पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू 40,000 रुपए हमने लिखी थी ये गलत थी। ये 2,000 रुपए कम हमको एक्चुअली 2,000 रुपए कम लिखी है, 2,000 रुपए ज्यादा लिखनी चाहिए थी। मतलब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी 42,000, गलती से हमने 40,000 रुपए लिखा। और वैसे भी हम जानते हैं जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा है उन्हें ये मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जर्नल एंट्री से नहीं निकलता है कि इसका फिगर जो हम यहाँ लिखे वो हमेशा एक्यूरेट हो। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का फिजिकल वैल्यूएशन होता है, इसके लिए वहां पे गलती की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे वो गलती पकड़ में आई है कि 2,000 रुपए का स्टॉक लिखना भूल गए हैं, 2,000 रुपए का स्टॉक हमको बाद में मिला। तो अब ऐसे केस में अगर वो 2,000 रुपए का स्टॉक रिकॉर्ड करते तो 2,000 रुपए से क्रेडिट साइड बढ़ जाता, तो ये प्रॉफिट भी 90 की जगह 92 हो जाता। मतलब इस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इस गलती को अगर हम रेक्टिफाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली यहां पे बढ़ जाएगा।
ये पहली बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमने 40,000 रुपए लिया है, ये जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी लिया गया होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक लिया 40,000 और अगले साल ऑटोमेटिकली 42 ले लिया। मतलब ये गलती जो है ये हमारे 2 सालों के प्रॉफिट को डिस्टर्ब कर रही है। पहला तो 31 मार्च 2020 वाला जो साल था उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक गलत लिया, फिर ये 31 मार्च 2021 वाला जो ईयर है इसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी हमने गलती से 40,000 रुपए लिया होगा। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक अपने आप में एक एक्सपेंस है। ये चीज मैंने आपको 11th में भी बताई थी कि हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस की तरह है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरह है। और ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो अब सबसे पहले हमने 31 मार्च 20 के क्लोजिंग स्टॉक की बात की। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में इनकम है, इनकम को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे हमने इनकम क्यों बढ़ाई, हम तो इनकम का रिवर्सल करना सीख रहे हैं। तो हम इनकम का रिवर्सल कर रहे हैं अगर वो एबनॉर्मल इनकम हो तो। ये तो हमारा रूटीन आइटम है, ये तो हम गलती को सुधार रहे हैं और गलती को सुधारते समय नॉर्मल इनकम को इनकम की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। 2,000 रुपए पहले हमने इनकम कम शो की है तो अब अपनी इनकम बढ़ा देंगे, लेकिन इस साल में हमने 2,000 रुपए का एक्सपेंस भी कम शो किया होगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अगर उस ओपनिंग स्टॉक को भी बढ़ाएंगे तो 21 का ये जो प्रॉफिट है 20-21 का वो 2,000 रुपए से कम हो जाएगा। मतलब यहां पे 2,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जो पॉइंट है ये गुडविल के कैलकुलेशन का सबसे टेक्निकल पॉइंट है। ये स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है, वो क्या करते हैं याद करके चले जाते हैं, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि ये जो स्टॉक वाला पॉइंट है उसकी वजह से 2 साल डिस्टर्ब होंगे। पहला तो जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए बोला जा रहा है, दूसरा उसके जस्ट नेक्स्ट वाला ईयर। कई बार ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत होती है, मतलब गलती जो बताई जाती है वो ओपनिंग स्टॉक के एंगल से बताई जाती है। तो अगर इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन है वो इस पर्टिकुलर करंट ईयर को और उसके अगले साल को डिस्टर्ब करेगा या फिर इस पर्टिकुलर करंट ईयर और उसके पिछले साल को डिस्टर्ब करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं सोचने वाली। फिलहाल तो हम जो क्वेश्चन में पॉइंट बोला गया है उस पर फोकस करते हैं। जैसे जैसे नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे सबको देखते जाएंगे। लिखा हुआ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम हो गया था, उसको बढ़ाया तो इस साल में इनकम बढ़ गई क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया। इस साल में ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया तो एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो लॉस हो जाएगा, इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट हो जाएगा। हमने कुल मिला के ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की गलती हो गई थी उस गलती को हमने टोटली सुधार दिया है अपनी बुक्स में। सॉरी, अपनी बुक्स में नहीं सुधारा है, अपनी बुक्स में सुधारने के लिए तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी जो हमने 11th में सीखी है। फिलहाल तो हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए उसको सुधार रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2000 प्लस किया और यहाँ 2000 माइनस किया तो बुक्स में रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्रॉफिट अब करेक्ट हो जाएगा। मतलब उस ईयर का पर्टिकुलरली प्रॉफिट होना चाहिए था 92, अब जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो 90 से बढ़ के वो प्रॉफिट हो जाएगा 92,000। और इस पर्टिकुलर ईयर में एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। अब ये जो पॉइंट है वो तो लास्ट में काम आएगा क्योंकि लिखा हुआ है गुडविल का कैलकुलेशन 2 years परचेज के बेसिस पे होना है। अब ईयर ऑफ परचेज हम लास्ट में माइनस करते हैं, सॉरी लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा हुआ है फर्म इन्वेस्टेड ₹50,000 in fixed deposit carrying interest at the rate 8% per annum on 30th September 2019। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये ना तो एबनॉर्मल है ना ही रेक्टिफिकेशन है, ये एक प्रकार से बिजनेस का आइटम नहीं है, इसीलिए इसका भी रिवर्सल करना पड़ेगा। देखिए कुल मिला के मैंने आपको क्या बोला कि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमने सबसे पहले एबनॉर्मल आइटम्स का रिवर्सल किया, फिर गलती को सुधारा। अब हम ऐसे आइटम का रिवर्सल कर रहे हैं जो नॉन बिजनेस है तो वो नॉर्मल लेकिन बिजनेस रिलेटेड नहीं है। ये एफडी हुई थी 30th सितंबर 2019। तो ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर हुआ? ये हुआ 1920।
30 सितंबर 2019 इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आएगा। और अगर हमने 30 सितंबर को एफडी की थी तो सोच के देखिए उस एफडी पे कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 रुपए की एफडी थी, 50,000 रुपए की एफडी पे पूरे साल का 8% इंटरेस्ट होता है 4,000 रुपए, पर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने वो एफडी ही 30 सितंबर को की थी, तो आधे साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया होगा और वो हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, इसीलिए हम यहां पे वो इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, माइनस कर देंगे 2,000। अब खास बात यह है कि एफडी जो है वो मैच्योर होके हमें पैसे मिल गए ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है हमारी एक एफडी है 50,000 रुपए की जिसकी शुरुआत हुई 30 सितंबर 2019 से। तो ऐसे केस में अगर 1920 में शुरुआत हुई है तो उसका इंटरेस्ट तो बाद में भी मिलेगा क्योंकि एफडी की मैच्योरिटी तो हुई नहीं है, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में है नहीं। और 20-21 में पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि एफडी तो पहले ही हो चुकी है। तो कायदे से यहाँ पे 2,000 यहां से माइनस करेंगे तो 4,000 रुपए यहां से भी माइनस करने पड़ेंगे। और अगर ये क्वेश्चन और आगे तक जाता तो जितना आगे तक जाता हर साल हमें इंटरेस्ट ऑन एफडी का फिगर माइनस करना पड़ता क्योंकि एफडी कब मैच्योर हो रही है ये नहीं बताया गया है। मतलब कंटिन्यूअस एफडी है वो चलती जा रही है, उसका इंटरेस्ट हर साल मिलता जा रहा है जिसकी शुरुआत तो इस अकाउंटिंग ईयर से हुई लेकिन बाद में भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा तो हर साल उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। अब देखिए हर साल रिवर्सल कर रहे हैं मतलब हर साल वो इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब एबनॉर्मल नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ लेकिन बिजनेस रिलेटेड नहीं है, यही खास बात है। तो हर आइटम को रिवर्स करने का लॉजिक अलग है, हर आइटम के एडजस्टमेंट का लॉजिक अलग है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी को भी रिवर्स कर दिया। अब यहां पे इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है तो हम फाइनल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स जिसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुक्स में आपको ये टर्म दिखेगा 44 + 10 54। मतलब देखिए 2016-17 में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने शो किया 44,000 पर गुडविल के वैल्यूएशन के लिए 54 रेलेवेंट फिगर है, हमने लॉस को रिवर्स कर दिया। अगर वो लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट 54 होता। 17-18 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां पे लिखेंगे 54,000। देन 18-19 में 75,000 का प्रॉफिट था, 12,000 रुपए का एक एबनॉर्मल गेन शामिल था, उस एबनॉर्मल गेन को रिवर्स किया। अगर वो गेन नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट आता 63,000। देन उसके बाद 19-20 में 90,000 + 2,000 - 2,000 वापस आ जाएगा 90,000। यहां पे 1,14,000 - 4,000 1,10,000 - 2,000 1,08,000। सारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। देखिए ये वो प्रॉफिट है जो हमने गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कैलकुलेट किए हैं, अदरवाइज हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो तो ये जो गिवन है क्वेश्चन में वही फिगर्स जो है वो नेट प्रॉफिट्स हैं। अब समझिए हमने ये जो लास्ट आइटम रिवर्स किया है ये नॉन बिजनेस इनकम है। मैंने हर आइटम के रिवर्सल के साथ उसका लॉजिक भी लिखा है ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये प्रॉफिट्स वो हैं जिनका एवरेज हमको निकालना है और गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो ये जो बैलेंस शीट बनाई है इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 54,000 + 54,000 + 63,000 + 90,000 + 1,08,000। 5 साल हैं इसलिए डिवाइड करेंगे 5 से। अब 54 + 54 ये हो जाएगा 1,08,000 रुपए। 168 171 261 269 369 369 डिवाइडेड बाय 5 735 73,800।
ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम भी एवरेज प्रॉफिट ही लिखेंगे, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ये एडजस्टमेंट्स हमको करने पड़ेंगे। अब 73,800 ये गुडविल का फाइनल फिगर नहीं है, गुडविल का फिगर कैलकुलेट होगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 इयर्स परचेज। तो यहाँ पे 73,800 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 1,47,600, 1,47,600 रुपए। ये गुडविल की फाइनल वैल्यू है। अब ये गुडविल का कैलकुलेशन हमने किया क्यों है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कल वाली क्लास में हम कर चुके हैं। एडजस्टमेंट क्या होने वाला है, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, ये सब आगे देखेंगे जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो गुडविल का कैलकुलेशन करना था, वो हमने कर लिया। 2 इयर्स परचेज से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये भी मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि 2 साल तक हमारा बिजनेस जो है वो इफेक्ट होता रहेगा। बिजनेस क्या, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको इफेक्ट पड़ता रहेगा, क्योंकि उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। अब जब तक वो नया पार्टनर फर्म में सेट हो जाए और उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो जाए, तब तक तो इसका लॉस ही होगा। उसी की वजह से तो वो गुडविल का पैसा चार्ज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको क्विकली नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा हुआ है शेखर एंड शंकर वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब पिछले क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स थे, गुडविल का कैलकुलेशन क्यों हुआ, ये हमको समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ था हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले 2 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, फिर लिखा हुआ है एंड दे डिसाइडेड टू एडमिट सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो भले क्वेश्चन में वजह लिखी हो या नहीं लिखी हो, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हमको स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन से एंट्री पे फर्क पड़ेगा और एंट्री हम फिलहाल पास कर नहीं रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल एट द टाइम ऑफ सुमित्स एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है और 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट से पहले हमें सही प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स गिवन होंगे वो गलत ही होंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा डिस्कशन का वही है। यहाँ पे सबसे पहले 4 कॉलम हमने बना लिए। स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 से। देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 इयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 to 31 March 2021 वर ₹50,000, 68,000, 78,000 एंड 1,20,000। तो पहला साल है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, मतलब 2017-18, देन 2018-19, 2019-20, देन 2021। ये 4 साल हो गए और एक कॉलम हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का। अब देखिए सबसे पहले शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट से। यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब 17-18 में नेट प्रॉफिट था 50,000 रुपए, 50,000, देन 68,000, देन 19-20 में नेट प्रॉफिट था 78,000 और लास्ट 2021 में नेट प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब जब से शुरुआत हो रही है, जो पहला अकाउंटिंग ईयर है, यहाँ पे हैड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 आउट ऑफ बिजनेस। इसके पास, फर्म के पास एक इन्वेस्टमेंट था आउट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस से अलग। इन्वेस्टमेंट के बारे में कल वाली क्लास में वैसे भी हम बात करेंगे, जब कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन देखेंगे तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो ये समझ जाइए, जैसे पिछले क्वेश्चन में एफडी थी, एफडी की है, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है पैसा, तो ऐसे केस में उसका इंटरेस्ट जो है वो हमने रिवर्स कर दिया था। यहाँ पे फिर से हमको इंटरेस्ट का रिवर्सल करना पड़ेगा। लिखा हुआ है आगे 40,000 आउट ऑफ बिजनेस द यील्ड ऑफ विच वाज 10% पर एनम। अब ये यील्ड क्या होता है, इसका मतलब है अर्निंग। ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, एनुअल अर्निंग है। जैसे इंटरेस्ट रेट गिवन होता है वैसे ही यहाँ पे यील्ड गिवन है। 10% पर एनम मतलब 40,000 रुपए पे हर साल 4,000 रुपए की इनकम।
और देखिए आगे और डिटेल में लिखा हुआ है कि इस इन्वेस्टमेंट को हमने बेच भी दिया है 31 मार्च 2019 को। ध्यान से समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में एफडी थी, इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है। अब एफडी भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है। आपको ध्यान ये रखना है कि इस पे जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, अब इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, किसी भी फॉर्म में हमारी इनकम हो, उस इनकम को हम रिवर्स करेंगे। समझिए 17-18 से एफडी शुरू हुई और पिछले क्वेश्चन में ऐसा था कि सेकेंड लास्ट ईयर में एफडी शुरू हो रही थी और फिर वो आगे बढ़ती जा रही थी, मतलब लास्ट ईयर में भी उसका इंटरेस्ट मिला। लेकिन यहाँ पे 18-19 में वो एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च 19 को तो हमने एफडी को बेच दिया है, एफडी नहीं सॉरी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। एफडी थी वहां पे उसकी मैच्योरिटी होती है, लेकिन अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो ऐसे केस में हम इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, अदरवाइज बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं तो उनको भी बेच सकते हैं। तो कुल मिला के हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है 42,000 में। तो अब कुल मिला के यहाँ पे कितने आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेंगे, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले 40,000 रुपए की एफडी है, उस पे इंटरेस्ट मिला हमको 4,000 रुपए का, उसका रिवर्सल कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलरली एफडी नहीं लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 4,000 रुपए। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा हुआ है, यील्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। मैंने बोला ना आपको कि इंटरेस्ट के बारे में स्पेसिफिकली लिखा होता तो यहाँ इंटरेस्ट लिख देते, लेकिन सिर्फ लिखा हुआ है कि उसकी कमाई जो है वो 10% है। अब 10% हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं कि डिविडेंड कमा रहे हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो भी कमा रहे हैं उसको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो बोल ही सकते हैं। 4,000 रुपए हमने इस साल कमाए, 4,000 रुपए हमने नेक्स्ट ईयर में भी कमाए, क्योंकि दोनों साल पूरे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम मिलेगी। यहाँ पे भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और यहाँ पे भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि फाइनली शुरुआत यहाँ के 1 अप्रैल से हुई और खत्म 31 मार्च 2019 को हमने ये इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं। तो ऐसे केस में 2 साल पूरे इनकम होगी हमारी। और जब इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है, वो प्रॉफिट भी तो हमारे P&L अकाउंट में ही गया होगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही दोनों पॉइंट्स हैं, लेकिन ये नॉन बिजनेस इनकम है और ये जो प्रॉफिट है ये तो एक प्रकार से एबनॉर्मल आइटम जैसा है, मतलब ये रूटीन में तो नहीं होता है, रूटीन में भी नहीं होता है और बिजनेस रिलेटेड भी नहीं है, तो दोनों का रिवर्सल करना पड़ेगा। 4-4 हजार रुपए माइनस कर दिए और ये 2,000 रुपए माइनस करेंगे 18-19 से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट एग्जाम में आता ही आता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमने 2 सालों से रिवर्स कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिस साल हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं उस साल में उसका रिवर्सल दिखा दिया। और माइनस क्यों कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम रिवर्सल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिखा हुआ है अब मशीन कॉस्टिंग ₹20,000 परचेस्ड ऑन 30 सितंबर। ये भी अपने आप में एक टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे गलती लिखी हुई है। देखिए मशीन खरीदी थी हमने 20,000 रुपए की 30 सितंबर 2019 को, वॉज रॉन्गली ट्रीटेड एज रिपेयर्स। गलती से हमने उस मशीन को रिपेयर ट्रीट कर दिया। अब 11th में ऐसी गलतियां हमने बहुत सुधारी हैं, फिलहाल हमको गलती सुधारनी नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है, मतलब रेक्टिफिकेशन तो करना है, लेकिन प्रॉफिट में क्या रेक्टिफिकेशन करना है सिर्फ उसकी बात करनी है, एंट्री की बात नहीं करनी है। अब यहाँ पे मशीन थी वो 20,000 रुपए की, लेकिन हमने गलती से उसको रिपेयर का खर्चा मान लिया। ये बात है 19-20 की, मतलब 19-20 अकाउंटिंग ईयर, 3rd अकाउंटिंग ईयर, इस साल की बात हो रही है। इस साल में एक मशीन खरीदी गई और मशीन का खर्चा हमने रिपेयर्स मान के P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। अगर हमने उसे मशीन ही माना होता तो हमने रिपेयर्स नाम का एक्सपेंस शो नहीं किया होता, फिर तो हमने उसको मशीन की तरह असेट साइड शो किया होता, और अगर हमने उसे मशीन माना होता तो डेप्रिसिएशन भी लगाया होता। तो एक गलती की वजह से एक और गलती हो गई, मतलब हम उसे मशीन नहीं मान पाए तो हम उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा पाए। तो अब हमें उसे मशीन भी मानना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20,000 रुपए का सबसे पहले रिवर्सल करना पड़ेगा,
यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, मशीन wrongly treated as repairs। मशीन wrongly treated as repairs में सबसे पहले यहां पे रिवर्स कर देंगे 20,000 रुपए। अब देखिए 20,000 रुपए का रिवर्सल क्यों हुआ? अगर हमने इसे मशीन मान लिया होता तो रिपेयर्स नाम का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, क्योंकि हमने रिपेयर्स नहीं माना होता। और अगर रिपेयर्स नहीं माना होता तो हमारा प्रॉफिट 20,000 रुपए से बढ़ जाता। लेकिन 20,000 रुपए से नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर मशीन मानते तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता, जिसकी इंफॉर्मेशन आगे गिवन है। द सेम वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब ये कि उस मशीन को हमें 20% के रेट से डेप्रिशिएट भी करना था SLM मेथड से। अब ये SLM मेथड क्या है और WDV मेथड क्या है ये तो हम भूल ही गए हैं। 11th में सबसे टेक्निकल चैप्टर हुआ करता था डेप्रिसिएशन, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, तो हमको ज्यादा समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर भी SLM मेथड है तो थोड़ा सा इजी है, ये हमको ध्यान आ रहा है कि SLM मेथड अच्छी मेथड हुआ करती थी। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, WDV मेथड में बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, और SLM मेथड पे जो कॉस्ट है 20,000 रुपए की, हर साल इस 20,000 रुपए का 20% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। तो यहां पे 4th पॉइंट में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिख के दोनों सालों से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर ईयर में जब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखना है कि मशीन हमने खरीदी थी 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च 6 महीनों का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 6 महीनों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 20,000 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 4,000 रुपए, 20,000 इंटू 20% 4,000 हो गया। अब 4,000 रुपए का आधा करेंगे, 6/12 करेंगे तो 2,000 रुपए आ जाएगा, और यहां से माइनस करेंगे 4,000। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हर साल में आ रही है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो भी हर साल आएगा जब तक हमारा क्वेश्चन चलेगा। मतलब ये क्वेश्चन अगर और आगे तक जाता तो हमें फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता, क्योंकि गलती भले इस साल में हुई लेकिन उसकी वजह से डेप्रिसिएशन 2 सालों में मिस हो गया। अगर हमने इसको मशीन मान लिया होता तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया होता और फिर यहाँ पे भी तो डेप्रिसिएशन लगाया होता। अब ये इतने साल निकल गए हैं, अब हमको ध्यान आ रहा है कि हमने उस मशीन को गलती से रिपेयर मान लिया, तो अब अगर रिवर्स करेंगे तो इस डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना पड़ेगा। और सिर्फ इस ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, इस ईयर के बाद जितने भी साल होंगे उसमें हमने डेप्रिसिएशन मिस कर दिया है, हर साल में डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सोच के देखिए गुडविल के वैल्यू निकालने के लिए कितने सारे टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हमको करने पड़ रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं, लेकिन जब अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट किया है तो हमने सारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स देख लिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सिंपल ही पूछे जाते हैं। और होता यह है कि 15 दिन तक ये चैप्टर हमारी क्लास में चलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कल जो क्लास में डिस्कशन हुआ था, आज जो क्लास में डिस्कशन हो रहा है और जो कल क्लास में डिस्कस होगा, अगर ये 3 क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको गुडविल का पूरा चैप्टर इजीली बन जाएगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हमने माइनस कर दिया 2000 4000 दोनों सालों से। अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है क्या? एक पॉइंट और लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। 18-19 में 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। माइनस कर देंगे 6,000 रुपए। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लेते हैं हर साल का। 46,000, देन 68 माइनस 10 58 56,000, देन 78 प्लस 20 माइनस 2, ये हो जाएगा 98 96,000। 12 माइनस 4 सॉरी 120 माइनस 4 1,16,000। चारों सालों का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया।
और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही गुडविल में सबसे ज्यादा टेक्निकल है। बाकी सारी बातें बिल्कुल इजी हैं, हर मेथड इजी है, सिर्फ यही टेक्निकल कैलकुलेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी पॉइंट्स हमने एडजस्ट किए हैं उनका रीजन भी देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है ये नॉन बिजनेस है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार से नॉन बिजनेस है, एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं। मशीन रॉन्गली ट्रीटेड एज रिपेयर्स, ये एक प्रकार से रेक्टिफिकेशन है। और ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीन भी एक रेक्टिफिकेशन है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन की खास बात ये है, अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हमने मिस कर दिया है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की तरह माइनस ही हो रहा है, रिवर्सल नहीं हो रहा है। पहले चार्ज करना भूल गए थे तो अब चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ रिवर्स करना ही याद रहा, या फिर आपने इस चैप्टर को कुछ इस तरह से समझा है कि एक्सपेंस को रिवर्स ही किया जाता है, इसीलिए एक्सपेंसेस को हमेशा ऐड ही करेंगे, तो आपसे गलती होनी पक्की है। तो इसीलिए समझिएगा ध्यान से, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं अगर, और अगर डेप्रिसिएशन मिस कर दिया है तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और रिपेयर का खर्चा गलती से ट्रीट कर लिया था, इसीलिए उसको रिवर्स कर रहे हैं। ये भी एक एक्सपेंस है, ये भी एक एक्सपेंस है, लेकिन इस एक्सपेंस का रिवर्सल कर रहे हैं क्योंकि ये गलती से एक्सपेंस मान लिया गया है, ये एक्चुअली एक्सपेंस था नहीं, तो एक्सपेंस का रिवर्सल किया। ये एक्सपेंसेस मिस हो गए थे, अब हमने कैलकुलेट करके चार्ज कर लिए। तो हर चीज का लॉजिक अपना अपना है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 46 प्लस 56 प्लस 96 प्लस 1,16,000। और डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 सालों का एवरेज निकाल रहे हैं। 46 प्लस 56 करेंगे, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 90 180, 180 280 290, 290 प्लस 24 3,14,000, 3,14,000 रुपए डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 75,000, 78,500, 78,500 रुपए एवरेज प्रॉफिट। और अब गुडविल के कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, क्योंकि 2.5 ईयर्स परचेज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहां पे गुडविल इज इक्वल्स टू 78,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 78,500 प्लस 78,500, ये हो जाएगा 1,57,000, 157 प्लस 29,250, 196,250, ये आ गया गुडविल का फाइनल फिगर। तो देखिए, गुडविल का कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी है। कंपैरेटिवली इजी क्या है, एक स्टेप में गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है। जो मेन मुद्दा है ये सही प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जिस आइटम को रिवर्स किया है उसको क्यों रिवर्स किया है, जिस आइटम का एडजस्टमेंट किया है रेक्टिफिकेशन की वजह से, वो क्या एडजस्टमेंट किया है, ये सारी चीजें आज घर पे रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, ताकि ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाए। यही कोर डिस्कशन है गुडविल का, इसके अलावा पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजी है। खैर, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, गुडविल के इनिशियल डिस्कशन में ही हमने 2 कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल के क्वेश्चन कर लिए हैं। मतलब ये क्वेश्चंस वैसे हम लास्ट में किया करते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए शुरुआत ही इन क्वेश्चन से कर दी है, ताकि यहीं से बेस स्ट्रांग हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा डिस्कशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे हमें स्लो करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा। हम वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले कल वाली क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखिए अलग से कुछ नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फिर सीधे गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये एक अच्छी मेथड भी नहीं है। तो कल सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से बेटर है, इस बात का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड का भी डिस्कशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम इन्हीं दोनों मेथड्स का फिर से रिवीजन करेंगे, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।